हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए फिजिकल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने सीखा कि फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्या रोल है। आपने उस लेक्चर को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे, उसी लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और सीखते हैं कि फिजिक्स में यूनिट क्या होता है, यूनिट कितने प्रकार का होता है, यूनिट कौन डिसाइड करता है। तो चलो करते हैं बच्चों लेक्चर को शुरू। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां मैंने कल छोड़ा था। देखिए फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर, नेचर के नियमों का वर्णन कौन करता है? फिजिक्स करता है। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ नहीं है। अब बात आती है द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर इज क्वांटिटेटिव। जो नेचर का वर्णन है वो मात्रात्मक है, यानी मेजरेबल है, यानी मापा जा सकता है। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो यानी कि नेचर का वर्णन मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव है, यानी मापा जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा और बातें इसमें लिखते हैं। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी we need a standard unit of that physical quantity या that quantity लिख सकते हैं। यानी अगर मुझे किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है, सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है, जिसे मेजर किया सकता है। तो वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। उस क्वांटिटी का हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, तभी हम मेजरमेंट कर पाएंगे। इसको मैं अच्छे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोलूं कि हाथी जो है बकरी से भारी है। अब मेरा क्वेश्चन आगे आ जाए कि हाथी बकरी से कितना गुना भारी है, तो आप शायद सोच में पड़ जाए। तो इसके लिए हमें जरूरत होता है यूनिट मास का, यानी एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाने का। और स्टैंडर्ड यूनिट को हम क्या बोलेंगे? यूनिट मास बोलेंगे। और मैं क्या बोलने वाला हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि हाथी जो है उस स्टैंडर्ड यूनिट का 200 गुना है, यानी स्टैंडर्ड जो आपने यूनिट मास लिया है, एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूनिट मास ले रहे हैं। उसका हाथी जो है एलिफेंट कितना गुना है? एलिफेंट जो है 200 गुना है। और जो बकरी, जो गोट है, वो कितना गुना है? मान लेते हैं 20 गुना है उस स्टैंडर्ड यूनिट का, उस यूनिट मास का। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस बात को देखते हुए, इस बात को बता के मैं साफ साफ लिख सकता हूं कि जो हाथी है वो 10 गुना भारी है, किससे? बकरी से। यानी हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करना पड़ता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोगों ने क्या बोला है? यूनिट बोला है। समझ में आया? उसे क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं, जिसको आप लोग मात्रक बोलते हो। तो यहां पर हम लोगों ने यूनिट मास डिफाइन कर दिया और बोला कि यार उस यूनिट मास का 200 गुना है। उसी यूनिट मास को आप केजी बोल दिया करते हैं, जो स्टैंडर्ड है। इसी यूनिट को हम लोग क्या बोल देंगे? स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि दुनिया उसे मान रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसको मानक मान लिया गया है। इसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो समझ आया? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कि हाथी बकरी से कितनी गुनी है, अगर ये बताना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आसान हो जाता है इफ बी चूजन स्टैंडर्ड मास। यदि हमने इस द्रव्यमान का एक मानक चुन लिया है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया? यूनिट मास नाम दे दिया। समझ में आया बच्चों? ओके। तो बच्चों एक संस्था का नाम है CGPM, जिसका फुल फॉर्म है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर।
जिसको ये अथॉरिटी दी गई है, एक परमिशन दिया गया है कि वो यूनिट को डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे यूनिट मास, यूनिट लेंथ। जैसे मुझे जाना हो, सपोज दैट मैं बभनान से मुझे स्टेशन तक जाना हो, तो मैं अपने यूनिट लेंथ का कितना गुना चल रहा हूँ। अगर मैंने बोला मुझे मेरे यूनिट लेंथ का मुझे 5 गुना जाना है, तो मैं डिसाइड कर लूंगा यार कि ये 5 गुने वाला जो रास्ता है ये मुझे पैदल तय करना चाहिए या टैक्सी पे जाना चाहिए या बस पे जाना चाहिए। तो यूनिट का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। यूनिट से ही लोग डिसाइड करते हैं कि कोई संख्या कितनी बड़ी है। ठीक है, किसी भी फिजिकल मेजरमेंट की 2 खास बात होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन सा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक पीछे का यूनिट। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मेजरमेंट का। खैर अभी हम बाद में आएंगे इस पे। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों? ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। आपको समझ आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे मेजर किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता हूं और अच्छे समझाता हूं आपको। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में बढ़िया सीखते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट, व्हिच इज इंडिपेंडेंट, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हो, स्वतंत्र हो। कौन कौन सा इसमें आएगा? जैसे कि आपका लेंथ आ गया, मास आ गया, टेम्परेचर आ गया, करंट आ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया, सब्सटेंस आ गया। फिर और अगर लिखना चाहेंगे लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक हो बच्चों? तो कितने 7 होते हैं? 1 2 3 4 5 6, एक कोई छूट रहा है। लेंथ भी हो गया, मास भी हो गया, टेम्परेचर भी हो गया, टाइम भी हो गया। टाइम बच गया तो यहाँ कहीं टाइम लिख लेना, लेंथ मास टाइम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। अब इनके मात्रक की बात कर लें तो इनके यूनिट की बात कर लेते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर इनके यूनिट की चर्चा करेंगे तो लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है केजी, टाइम का होता है सेकेंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, करंट का होता है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, इसको पदार्थ की मात्रा बोलते हैं, और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, सीडी। ठीक है, तो आप इसके यूनिट को भी याद रखें और रिप्रेजेंटेशन याद रखें। डायमेंशन की बात हम बाद में करेंगे जब डायमेंशन वाला लेक्चर आएगा। ओके सर, चलिए अब बात आती है कि सर ये तो हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी की बात। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? मैंने कहा ड्राइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जैसे अगर मुझे लिखना हो एरिया, तो एरिया डिफाइन की गई है लेंथ इनटू ब्रेथ से। तो जाहिर सी बात है लेंथ इनटू ब्रेथ से डिफाइन की गई है, तो लेंथ कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ भी एक लेंथ है, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो कहीं ना कहीं एरिया डिपेंड कर गया फंडामेंटल क्वांटिटी पर। यानी लेंथ का अगर यूनिट लिखा जाए तो लेंथ का भी मीटर होएगा और ब्रेथ का भी मीटर होएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट। यानी 1 यूनिट ऑफ एरिया अगर मैं लूं तो कितना आएगा? 1 यूनिट ऑफ एरिया इक्वल टू कितना आता है? 1 मीटर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पर। ऐसे आपका हो गया स्पीड, हो गया वेलोसिटी, हो गया एक्सीलरेशन, हो गया, आप जितनी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, फोर्स हो गया, इंपल्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, मोमेंटम हो गया,
एनर्जी हो गई, ठीक है। जितने भी टर्म आपके दिमाग में आ रहे हैं ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों। कोई डाउट तो नहीं। लेंथ का मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड लुमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा भी, बिसाइड्स द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके अलावा जो है 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं जिसको बोलते हैं एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये आपके जो है अतिरिक्त 2 जो है सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। अगर मैं एंगल की यूनिट बोलूंगा तो उसको आप लोग रेडियन बोलते हो, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टीरेडियन। तो अभी मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा करके एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सीखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो इसमें एक आता है प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। जैसे वहां होता था क्या, फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम लोग एसआई यूनिट के भी नाम से जानते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं उसके जो यूनिट होते हैं, जैसे लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है केजी, टेम्परेचर का होता है केल्विन, इन्हीं को ही एसआई यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग उस यूनिट को मानते आ रहे हैं। यानी हर देश के लोग लेंथ को मीटर में ही मापेंगे। ऐसा नहीं कि कोई लेंथ को मीटर में माप रहा है तो कोई इंच में माप रहा है, ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए, इसलिए एसआई यूनिट बना दिया गया है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उन्हीं को एसआई यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट। खैर हम फिर से मुद्दे पर आते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जो 2 अतिरिक्त कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है, जिसको हम लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। उसमें कौन कौन आता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका होता है रेडियन और इसका होता है स्टीरेडियन, ठीक है। इसमें तो कोई पंगा नहीं है, यूनिट में तो कोई पंगा नहीं है। अच्छा, ये प्लेन एंगल है, मतलब आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, आपने एक सेक्टर ले लिया, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो कोण बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इस एंगल को क्या बोलते हैं, यही आपका क्या है, प्लेन एंगल। और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। अगर मैं आपसे बोलूं कि 180 डिग्री में कितना रेडियन, तो आप जवाब दें कितना रेडियन, पाई रेडियन। रेडियन कैसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे हम लोगों ने मीटर को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया है लेंथ का, केजी को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया है मास का, वैसे हम लोगों ने डिग्री, मतलब हम लोगों ने जो है एंगल का स्टैंडर्ड जो यूनिट ले लिया है वो रेडियन ले लिया है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा सर इस पे आ जाइए, चलिए। अच्छा ये डायमेंशन लेस होता है, खैर नहीं बोलना चाहिए, डायमेंशन की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर आते हैं, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये आपका जो प्लेन एंगल होता है ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है। लेकिन ये कौन सा एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। मतलब अगर आपके सामने ये क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर से आपने क्या है, एक कोन निकाल लिया, तो इस कोन का जो सेंटर होगा, 3 डायमेंशनल एंगल, जैसे आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम का जो सेंटर होता है, सेंटर पर आइसक्रीम का जो ऊपर वाला सरफेस है कितना एंगल बना रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल। मतलब अगर मुझे इस एरिया को मैं क्या मान लूं, ds मान लूं, और सॉलिड एंगल मुझे डिफाइन करना हो तो सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, और ओमेगा होता क्या है, ds बाई दिस रेडियस का स्क्वायर, तो ds बाई r स्क्वायर। अब छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो और क्लियरिटी आएगी। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास एक हेमी स्फीयर है, अब हेमी स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा सेंटर पर, तो आप बताओगे कि इसका एरिया कितना है, ये वाला एरिया तुम्हें चाहिए, क्या करेंगे, सॉलिड एंगल चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू जो सरफेस एरिया है क्या करना है, उसकी वैल्यू रखना है। सरफेस में कितना होता है, से हेमी स्फीयर का पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमी स्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई रेडियस का स्क्वायर अपॉन व्हाट, रेडियस, ये वाले रेडियस का स्क्वायर करना है। तो यहां से आर स्क्वायर सरफेस कितना आएगा, ओमेगा कितना आएगा, 2 पाई।
तो जो सेंटर पर 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है जिसको हम लोगों ने सॉलिड एंगल बोला है, वो हेमी स्फीयर के लिए कितनी होती है, उसकी वैल्यू 2 पाई होती है। अगर यही पूरा फुल स्फीयर होता और मैं सेंटर पे आपको क्या पूछता कि मुझे सॉलिड एंगल बता दीजिए, तो इस बार सेंटर पर पूरी सरफेस एरिया ली जाती और एक स्फीयर की पूरी सरफेस एरिया कितनी होती है, इस वाले केस में ये वाला केस है कितना होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर और डिवाइड बाय रेडियस कितना मान लेगा हम, r मान लें, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा r स्क्वायर मर जाएगा, कितना आएगा ओमेगा, कितना आएगा 4 पाई। मुझे लगता है आपको क्लियरिटी आ गई होगी। सॉलिड एंगल क्या होता है, किसी भी सरफेस का, किसी भी बॉडी का सरफेस सेंटर पर क्या एंगल बना रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। समझ में आया? यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन और इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन। ये क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। मैंने कहा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अतिरिक्त 2 क्वांटिटी और होती है, एंगल और सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री, जिसके यूनिट क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, क्या क्या है रेडियन और स्टेरेडियन। तो बच्चों ये लेक्चर था यूनिट एंड टाइप्स ऑफ यूनिट, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट। सर फंडामेंटल यूनिट क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, उसी को ये SI यूनिट के नाम से जानते हैं। सर ड्राइव्ड यूनिट क्या, ड्राइव्ड क्वांटिटी जैसे आपका वेलोसिटी या आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, या आपका मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन हो गया, वर्क हो गया, फोर्स हो गया, इंपल्स हो गया, जितनी भी चीजें आ रही हैं सब ड्राइव क्वांटिटी है, इनके जो यूनिट होते हैं उनको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, और ये क्या है, ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट है। बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को देखने के लिए बच्चों।